नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। थप्पड़ कांड 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़ मारा गया और मारने वाले का नाम अवधेश सिंह, वहां के बार के अध्यक्ष। 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। अवधेश सिंह के खिलाफ कोई एक्शन तो छोड़िए, तहरीर पे तहरीर वहां दी जा रही है। कोतवाली में किसी में दम नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज कर ले अवधेश सिंह के खिलाफ। ये तो एक सवाल है, लेकिन अवधेश सिंह, उनका वहां पर क्या हो रहा है, ये वीडियो देखिए और आप पहले इस वीडियो को देख करके समझिए कि ये हो क्या रहा है, उसके बाद मैं बताता हूं। तो इस वीडियो में आपने देखा नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये शेर किसके लिए कहा जा रहा है? ये शेर का उपमेय, ये शेर का विशेषण दिया जा रहा है अवधेश सिंह के लिए, जिन्होंने 9 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को सरेआम थप्पड़ मारा। कैमरों के सामने, पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर उनको उस वक्त इस थप्पड़ कांड के बाद कोई एक्शन ले सके। उल्टा वो विधायक को रोकते हुए दिखाई पड़ी। और उसके बाद से अब तक, ये घटना है 9 अक्टूबर की, आज 13 अक्टूबर है। 100 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अवधेश सिंह पर कोई एक्शन नहीं हो पाया है। उल्टा बाकायदा जो मैंने वीडियो दिखाया था, यह करणी सेना का वीडियो है, वहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो उनके जो समर्थक हैं एक समाज के, वो वहां पर इकट्ठा हैं और वहां पर नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया। और ये जो करणी सेना की ये जो बैठक हुई है, वहां पर जो लोग आए हुए हैं, उनके हाथों में क्या है, अब वो देखिए, वो तस्वीर देखिए। ये हाथों में असलहे हैं और ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं। अब ये सोचिए, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में एफआईआर तो चुटकियों में दर्ज होती है, जिस उत्तर प्रदेश में ये भी होता है कि सीएम को ईश्वर बताते हुए एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जिस उत्तर प्रदेश में ये होता है कि विदेशी फंडिंग और विदेशी ताकतों का आरोप लगाते हुए पत्रकार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, जहां बात बात पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, वहां पर अवधेश सिंह लखीमपुर में जो बार के अध्यक्ष हैं, जिनकी पत्नी पुष्पा सिंह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में की निवर्तमान चेयरमैन, और इस बार भी वो उस लड़ाई में हैं, उस रेस में हैं, तो सरेआम वो विधायक को थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन कोई सांस नहीं लेता है। और मेरे पास जानकारी ये है कि बाकायदा लखीमपुर खीरी से लेकर के लखनऊ तक योगेश वर्मा चक्कर काट रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। कोतवाली गए, उन्होंने वहां के उच्चाधिकारी जो जिले के हैं वहां पर गए, वो लखनऊ गए। लखनऊ में जो गृह के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, उन सबको पता है, उन सबको खबर है, लेकिन पुलिस में इस बात की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि इस मामले में वो एफआईआर दर्ज कर ले। 100 घंटे बीत चुके हैं और अब इस बात को समझिए कि हुआ क्या था। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि घटनाक्रम क्या था। तो घटनाक्रम ये था कि लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके चुनाव का मामला था। डेलीगेट्स चुने जाते हैं इस बैंक में, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डेलीगेट्स चुनते हैं और उन्हीं डेलीगेट्स के बीच में से एक चेयरमैन भी चुना जाता है। तो पुष्पा सिंह जो अवधेश सिंह की पत्नी हैं, वो इसके पहले चेयरमैन थी और लगातार ये मांग चल रही थी कि इस चुनाव को टाला जाए। ये मांग बीजेपी के विधायक कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसको टाला नहीं गया। तो वहां पर आरोप ये लगा कि जब योगेश वर्मा और राजू अग्रवाल, ये व्यापारी हैं, ये इनके साथ के हैं, राजू अग्रवाल जब वहां पहुंचे तो आरोप ये लगा कि जो नामांकन का पत्र होता है वो बाकायदा
जो फॉर्म लेने के लिए पहुंचे थे उसको लेकर के फाड़ दिया पुष्पा सिंह ने सबके सामने। और आरोप ये कि एक के बाद दूसरे जो फॉर्म वहां पर फाड़े जा रहे थे, वहां पर कवायद ये थी कि यही लोग डेलीगेट्स के लिए आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते हैं। ये विवाद बढ़ रहा था। इस बीच में वहां पर योगेश शर्मा को जब पता चला कि पुष्पा सिंह, जो आरोप है कि वहां पर पुष्पा सिंह मौजूद हैं और इस तरह से बाकायदा वहां जो फॉर्म है वो फाड़े जा रहे हैं, तो वहां पर वो योगेश शर्मा पहुंचे। वीडियो अब आप देखिए और इस वीडियो को देख करके भी आपको अंदाजा लगेगा कि क्या दिलेरी है। सरेआम पुलिस के सामने किस तरह से झापड़ मार दिया अवधेश सिंह ने योगेश वर्मा विधायक को, बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के विधायक को। तो ये झापड़ पुलिस के सामने मारा गया और उसके बाद की स्थिति आप सोचिए कि तुरंत बात पहुंची कोतवाली तक। तहरीर दी गई, राजू अग्रवाल की ओर से दी गई, जो सहयोगी हैं योगेश शर्मा की ओर से दी गई। उधर से भी तुरंत पुष्पा सिंह का भी पक्ष आ गया। उन्होंने बताया किस तरह से विधायक ने मर्यादा की सीमाएं क्रॉस की हैं, किस तरह से उन्होंने कई सारे आरोप लगाए विधायकों पर, विधायक के साथियों पर। ये उनका पक्ष सामने आया। मगर यहां पर सवाल यह है कि जो सबने देखा जिस तरह से थप्पड़ मारा गया और उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और आप ये सोचिए, यहीं पर ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल लोग उठा रहे हैं और इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से अवधेश सिंह को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया, अगर अवधेश सिंह की जगह कोई दूसरा होता तो क्या यही होता? यह सवाल पूछा जा रहा है। यह बात पहुंची है प्रदेश संगठन तक। संगठन में बाकायदा शिकायत की गई है। संगठन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है पुष्पा सिंह को और जवाब मांगा है, और वो जवाब पुष्पा सिंह देंगी। जवाब अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये संगठन ने स्टैंड लिया है। लेकिन सरकार कहां है? पुलिस कहां है? गृह विभाग यूपी का कहां है? सीएम कार्यालय कहां है? ये सब लोग कहां हैं और ये क्यों मौन हैं? अवधेश सिंह पर आखिरकार कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? 100 घंटे बीतने के बाद भी यह सवाल गहराता जा रहा है। अब इसकी तह में जाते हैं और आपको बताते हैं कि यह अवधेश सिंह तक जो मामला आया है यह अचानक नहीं आ गया। यूपी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि जब यूपी में चुनाव विधानसभा के चल रहे थे तो उसी समय छत्री महापंचायतें होना शुरू हुई और बाकायदा उन छत्री महापंचायतों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया गया कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। और तब भी यह सवाल उठा कि सरकार बीजेपी की, प्रशासन बीजेपी के, और ऐसे में कौन इजाजत दे रहा है इन छत्री महापंचायतों की? ये किसने इजाजत दे दी? क्यों नहीं रोका जा रहा है इनको? लेकिन वो नहीं रोका गया। पश्चिमी यूपी में जमकर के छत्री पंचायतें हुई और उन छत्री पंचायतों में ये कहा गया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। बीजेपी चुनाव में जब हारी बुरी तरह से यूपी में, तो उसके बाद एक समीक्षा रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार की और वो समीक्षा रिपोर्ट वो मेरी देखी हुई है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि छत्री महापंचायतों का, छत्री समाज के वोटरों की गोलबंदी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद यूपी में यह भी कहा जा रहा है कि जाति गोलबंदी की शुरुआत हो गई। जब छत्री गोलबंदी हुई तो फिर कुर्मियों की गोलबंदी हुई, फिर कुशवाहा की गोलबंदी हुई, फिर निषादों की गोलबंदी हुई, फिर अलग अलग जो जातियां थीं वो सब की सब राजभर गोलबंद हुए। वो सब गोलबंद होने लगी और नतीजे में बीजेपी, जिसका सबसे बड़ी जिसकी ताकत थी कि इन जातियों को तोड़ करके एक हिंदुत्व का अम्ब्रेला बना करके उसके नीचे ले आना, वो ताकत बीजेपी की छिन्न भिन्न हो गई और पश्चिम से लेकर के पूरब तक बीजेपी की बड़ी हार हुई। तो ये यहां पर हो चुका है। और उसके बाद भी जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, जिन नेताओं ने वो छत्री पंचायतों को बुलाया, जिन्होंने उसे ऑर्गेनाइज कराया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। यह भी सवाल उठा कि आखिर उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है?
क्यों आखिरकार जो कार्रवाइयाँ होती हैं बड़ी सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ होती हैं। और इसी में ये जो तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं उसमें कुछ बातें और भी सामने आई हैं, और वो ये हैं कि एक बात ये भी सामने आई फिर कि आखिरकार इस दौर में उत्तर प्रदेश में सरकार में जो अहम पद हैं वहां पर कौन लोग बैठे हुए हैं, ये मुद्दा भी सामने आया। इस मुद्दे को लेकर के भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस मुद्दे को लेकर के पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। मैंने खुद इस पर एक स्टोरी की और हमने ये उसमें ये दिखाया कि आखिरकार जो प्रमुख पद हैं यूपी में वहां कौन बैठा हुआ है, वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो किस समाज को बिलोंग करते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कह दूं कि हमारा जो संविधान है वहां पर समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किसी भी तरह की जाति वर्ग की का भेदभाव नहीं होता है, ना होना चाहिए, नहीं होता है। सैद्धांतिक व्यवहार में क्या होता है ये आप जानते हैं। तो किसी भी जात का व्यक्ति किसी पद पे बैठे, इसमें इतराज क्या है? इतराज नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा कि अगर कोई क्षत्रिय है तो वो किसी बड़े पद पर नहीं बैठ सकता है? इस देश का इतिहास राजपूतों के शौर्य का इतिहास है। इस देश का इतिहास और जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो मुगलों से हों, चाहे वो विदेशी आक्रांताओं से हों, चाहे अंग्रेज़ों से हों, उसमें जैसे तमाम अन्य जातियों ने अपना अपना योगदान दिया है वैसा ही योगदान राजपूतों ने दिया है। उन पे गर्व है और हम सब गर्व करते हैं। लेकिन जब स्थितियां ये दिखने लगें कि सत्ता के तंत्र में एक जाति विशेष को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि सजातीयता के आधार पर उनको महत्वपूर्ण और अहम पद दिए जाने लगें तो फिर तो सवाल उठते ही हैं। और यही सवाल योगी सरकार में लगातार उठ रहा है। ये सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिरकार गृह विभाग का जिम्मा किसके पास है? आखिरकार पीडब्ल्यूडी में शीर्ष पदों पर कौन बैठा हुआ है? ये वो महकमे जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास हैं, वहां कौन बैठा हुआ है? सवाल ये उठ रहा है कि सीएम योगी के का जो सेक्रेटेरिएट है वहां जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो कौन हैं, उनका कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है? यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि जो उनके सूचना सलाहकार हैं, जो उनके मीडिया सलाहकार हैं, जो उनके सूचना निदेशक हैं, वहां पर जाति समीकरण क्या है? सवाल यह भी उठ रहा है कि जो एसटीएफ संभालते हैं, एसटीएफ के भीतर का जाति समीकरण क्या है? और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये मुद्दा होना नहीं चाहिए। कोई किसी भी जात का हो, अगर योग्यता है तो आए आगे। और हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम सबके आदर्श, इस देश के रत्न, उन्होंने ये भी प्रावधान किया है और ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आरक्षण दिया गया है उन जातियों को जो पिछड़ी हैं जन्म के आधार पर, जो दलित हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बाहर हैं, उनको दिया गया ताकि वो भी मुख्यधारा में आएं। और ये उनकी दूरदर्शिता है बाबा साहेब की कि उन्होंने ऐसा किया है। मगर सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है, जब आप एक जाति विशेष को इस तरह से प्राथमिकता मिल जाएगी, जब अन्य वर्गों के अन्य बड़े बड़े बोर्डों के जो चेयरमैन आप बनाएंगे उनमें भी अगर एक जात विशेष के होने की अगर बू आएगी तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? और ये इसलिए भी उठेगा कि आप ही हैं जिन्होंने पिछली सरकार में अखिलेश यादव के दौर में यादव राज पर जमकर सवाल खड़ा किया है। तो जब आप सवाल खड़ा करेंगे, जब आप आईना दिखाएंगे तो उसी आईने का एक हिस्सा आपकी आंखों के सामने भी आएगा और आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो ये सवाल आज पूछा जा रहा है कि आखिरकार 100 घंटे बीतने के बाद भी अवधेश सिंह के खिलाफ, एक विधायक को सरेआम थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों लखीमपुर का पुलिस प्रशासन सन्नाटा काटे हुए है? क्यों यूपी का जो होम डिपार्टमेंट है उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है? डीजीपी क्यों खामोश हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की ओर से कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? सूचना विभाग यूपी का कोई जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? सीएम सेक्रेटेरिएट इस पर क्यों नहीं बोल रहा है? और आप सोचिए, बात तो आगे की है, अगर नहीं बोलेंगे ये लोग, अगर ये लोग जानकारियां नहीं देंगे, अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या नैरेटिव बनेगा? सबका साथ सबका विकास, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे यूपी के चुनाव में, हमने यूपी का देश भर में उन्होंने ये बात रखी, पर यूपी में तो खासतौर पे सामने आई
तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी का जो अपना मिशन जो उन्होंने यहां पर रखा, ये तो उसी को तिलांजलि है। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? ये तो अपनी ही जड़ें काटने का काम हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम क्यों किया जा रहा है? और लखीमपुर खीरी क्या एक एग्जाम्पल बन रहा है कि 100 घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं है? और क्या ऐसा भी है कि ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण पहला नहीं है और ये उदाहरण आखिरी नहीं है, ये एक सिलसिला है और सिलसिला आज भी जारी है।